Now, so क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, हाउ विल यू प्रिपेयर टी। और कुछ चीजें डिफाइन भी करना है। डिफाइन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डिफाइन करना है, ठीक है। एंड राइट फॉर्मूला फॉर मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंट। सेकंड, पेज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, exercise question number 2, and third question is that is a solution contained 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्स कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का क्या फार्मूला हो सकता है? सॉल्ट इन 320 ग्राम वाटर, 320 ग्राम वाटर। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ही कहते हैं इसको भी, ऑफ सॉल्यूशन इन मास बाई मास परसेंट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बुक से खोल लेंगे आप। ये वाला, ये नहीं खोलिएगा, ये एग्जाम्पल है जो कि इसमें, हाँ एक्सरसाइज आप खोलिए। Let us see alloys क्या होता है। So when different metals, non-metal, ये क्या होगा? मेल्टेड एंड रिकास्टेड। उसको रिकास्ट करो, मेल्ट करके वेल मिक्स और रिकास्टिंग कर दो, देन इट फॉर्म्स एलॉयज। मेल्टेड एंड रिकास्टेड। किसी भी चीज को, नॉन मेटल को भी मेल्ट कर सकते हो, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट, इवन डायमंड का भी अपना एक मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्ट तो सबको कर सकते हो, कार्बन भी मेल्ट हो जाता है, जो पेंसिल की ग्रेफाइट है वो भी मेल्ट हो जाती है। उनको मेल्ट करना है एंड मिक्स प्रॉपरली, उनकी फिर रिकास्टिंग करनी है आफ्टर मिक्सिंग वेल, आफ्टर मिक्सिंग वेल। Then it forms alloy. Alloy is homogeneous mixture of metals and non-metals. तो metal to metal या metal और non-metal, एक metal होना ही चाहिए, दो non-metal से नहीं होता। So alloy is homogeneous mixture, homogeneous mixture of, so it is homogeneous mixture of different metals या non metals
इनको मिक्सचर को कहते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है? ये बहुत इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट, इसमें जल्दी रस्टिंग नहीं लगती है। मान लो अगर पहिया है आपके स्कूटी का या बाइक का, तो रस्ट नहीं लगती। तो अगर जैसे किसी से पूछो कि भाई इसका व्हील कैसा है, रस्ट तो नहीं लगेगा, तो वहाँ जो बेचने वाला है कंपनी को बोलेगा, अरे क्या कहती है मैडम, ये अलॉय व्हील है। अच्छा, अलॉय व्हील है, तब तो नहीं लगेगा। तो समझ आया ना, कोई भी चीज़ अगर अलॉय होती है तो उसमें रस्ट नहीं लगता। जैसे हमारे पास बहुत सारे मेटल भी है, नॉन मेटल भी हैं, तो इसमें क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें अलॉय कौन सा है? ये क्या है? वेरी गुड। सो ब्रास इज अलॉय। ब्रास क्या होता है? अलॉय होता है। ये है ब्रास। पीतल की घंटी तो देखिए ना, पीतल के बर्तन, तो ब्रास इज अलॉय। रिकास्ट, मेल्ट करो, अब मिला करके फिर से उसको सेट होने दो, तो वही पीतल बन गया। इसमें पीतल के बर्तन में कभी आप देखते हो भगवान के मंदिर में रखा था, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से अलॉयज आर केमिकली इनर्ट, इनमें नॉन रस्टिंग होते हैं और इनमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अलॉयज आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये क्रियाशील नहीं होते, इनर्ट एंड डू नॉट रस्ट, रस्ट भी नहीं होते। और इसके अलावा दीज आर वेरी टफ, इनसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। एयरक्राफ्ट के मटेरियल सिर्फ एल्युमिनियम से बनाओगे तो एयरक्राफ्ट में कुछ नहीं होगा। जरा सा बेरिलियम मिला दो, तो बी लिखा है, Li के बगल में लिथियम के बगल में बेरिलियम, तो क्या होगा कि जैसे ही हमने थोड़ा सा बेरिलियम मिलाया तो क्या हो जाएगा बताओ, कि वो एयरक्राफ्ट कैसा करते हैं। आयरन का अगर तुम लोहे के गिलास में पानी को जंग लग जाए तो लग जाए आयरन में, और जरा सा कोयला मिला दो कार्बन, तो स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस का मतलब उसमें जंग ही ना लगे। घर में हमारे सारी ग्लास आयरन के हैं, बस थोड़ा सा 0.5% कार्बन मिला के। और सुनो, निकिल और क्रोमियम जानते हो? निकिल और क्रोमियम हमने दिखाया था ना, निकिल किस घंटी में कोटिंग होती है, तो वो अगर हम उसी का ही अलॉय कर दें स्टील में, तो गैस चूल्हा बन जाता है। कितना पानी गिरे, कितनी आग उसमें जलती है, लेकिन कभी रस्टिंग देखी किसी के गैस चूल्हे में? तो निकिल क्रोमियम की अलॉय होती है। इसी तरीके से ब्रॉन्ज, कांच से पदक देखा है, रेड कलर का होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप कॉपर में क्या मिला दें, कॉपर में टिन मिला दें और कॉपर में जिंक मिला दें, तो क्या होगा? चेक करो, तो दो चीजें अलग अलग हैं। कॉपर में अगर यहाँ पर ये दिया, ब्रास में, ब्रास इज जिंक एंड कॉपर, ब्रास इज अलॉय। आपको हमने जिंक भी दिखा दिया और कॉपर तो जानते हो ना, उसने कॉपर दिखाई है, और ये जिंक की रॉड है। सो दिस इज जिंक। जिंक दिख ही रहा, पहले भी जिंक हमने अलग से भी दिखाया है, तो दिस इज जिंक। जिंक ठीक है कि नहीं? तो ये जिंक है, और जिंक इस तरीके से होता है। तो इसको हमने रब कर दिया, ऐसा कलर दिख रहा है जिंक, ठीक है कि नहीं? तो जिंक और कॉपर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ब्रास किसका अलॉय है? जिंक एंड ये कॉपर, ये है। तो इन दोनों को अगर कास्ट मेल्टेड किया जाए, अलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर कितना होना चाहिए? 30% है क्या? एंड जिंक, जिंक को जस्ता कहते हैं और उसको तांबा, तो ये 30% है। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मेडल मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 3 चीजों का मेडल मिलता है। तो ब्रॉन्ज किसका किसका मिक्सचर है? कॉपर एंड टिन। टिन आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं? शाइनी होता है। ये टिन के कनस्टर नहीं मिलते हैं, ये कैन में, जिस कैन में आप पेप्सी पीते हो वो भी टिन का ही होता है। तो ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। टिन को एसएन भी कहते हैं और कॉपर को क्या कहते हैं? Cu। अब नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्यूशन।
तो पहली चीज बताई गई है कि टिंचर ऑफ आयोडीन। अगर आप आयोडीन मैंने दिखाया था हाथ में लेकर के थोड़ा सा अलग अलग कलर आ जाता है, आयोडीन दिखाया था कि नहीं? अगर उसको अल्कोहल में डाल दो विस्की में तो बन जाएगा टिंचर। टिंचर का मतलब है कि उसका अर्क आ जाएगा आयोडीन में, और फिर कहीं पर चोट लगे तो वो लगा दो। तो जो हॉस्पिटल में महक आती है वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। आयोडीन को अगर अल्कोहल में मिला दिया जाए देन इट इज ए मेडिसिनल पर्पस। इसका किस तरीके का है? औषधीय उपयोग है, और इसको हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एनी कट और कुछ भी इस तरीके से होगा वुंड्स में। सो इट इज सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन इज एक तरीके का क्या है? सो एंटीसेप्टिक ठीक है, ये एंटीसेप्टिक होता है। तो आप लोगों को मालूम है एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीहिस्टामिन क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है? ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है? एंटीसेप्टिक देखो, एंटीसेप्टिक का मतलब है विकोटर्मरिक, यह है एंटीसेप्टिक क्रीम। कहा जाता है कि नहीं? कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, ये कहा जाता है। और विकोटर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, यह है एंटीसेप्टिक क्रीम। ये ऐड पढ़ा है कि नहीं? तो एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है? एंटीसेप्टिक का मतलब है विच हील्स स्किन। सेप्टिक, ये आपके कह दो अरे सेप्टिक हो गया, घाव हो जाना। कहते अरे कोई तुम लोग आपस में बात करते तुम्हें सेप्टिक कैसे हो गया, घाव कैसे हो गया? तो बोलो ये तो कहीं चोट लग गया लेकिन मैंने हल्दी लगा लिया, हल्दी एंटीसेप्टिक है, अब ठीक हो जाएगा। हाँ बहन ठीक किया, ऐसे कहते हो कि नहीं? तो इस तरीके से एंटीसेप्टिक का मतलब कहीं पर अगर आपके चोट लग जाए या कट हो जाए और उसमें पस निकलने लगे या किसी तरीके से कुछ खराब हो जाए स्किन, तो उसको कहते हैं सेप्टिक। तो स्किन डिसीज को सेप्टिक कहते हैं। सेप्टिक को क्या कहते हैं? स्किन और डिसीज। और बोलो एंटीसेप्टिक का मतलब जो त्वचा के रोगों से हमें ठीक करे। तो जो टर्मरिक है क्या वो नेचुरल एंटीसेप्टिक है? तो और दूसरा कौन है? टिंचर ऑफ आयोडीन, वो क्या है बताइए? एंटीसेप्टिक। हील्स स्किन, जो क्या करती है? हील्स स्किन। इट इज मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर किसका बताइए? मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल। अल्कोहल तो सभी जानते हैं, तो उसका है। और हल्दी जो टर्मरिक है ये एक ऐसा ही है टर्मरिक, विच हील्स स्किन। एंटी का मतलब स्किन की डिसीज को जो दूर करने। अगर फीवर हो, पायर का मतलब समझती हो? चिता, नहीं जानती हो? PYRE। और एंटीपायरेटिक का क्या मतलब है? एंटीपायरेटिक है PCM, बुखार। पायर का क्या मतलब होता है? चिता। एंटी हमारी जो हमारा शरीर आग की तरह जल रहा है, ठीक है? तो अब उसमें हमने क्या किया बताइए? एक फीवर की गोली खा ली तो उसमें क्या हो जाएगा? देखिए that is which removes fever। इसके लिए एक दोहा भी लिखा गया रहीम ने कि औंधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिलला तो बिचही सूखी गुलाब गोब छीटों छुई न गा। यानी हमने वो जो सखी थी वो शाम के विरह में इस तरीके से उसका शरीर आग की तरह जल रहा था, तो मैंने गुलाब जल की पूरी शीशी डाल दी, लेकिन वो बीच में ही सूख गई और एक भी छींट उसके नहीं पड़ी। उसके ताप से इतना आग निकल रही थी कि गुलाब जल वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो अब एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है? कहते हो एनाल्जेसिक लेते हैं ब्रूफेन, जो दर्द को मिटा। एनाल्जेसिक भी लोग लेते हैं। तो एनाल्जेसिक का क्या मतलब है? पेन रिमूवर। क्या कहेंगे? पेन किलर। तो पेन किलर कौन सी हो सकती है?
ब्रूफेन है, या और भी कुछ, वोवरॉन, वोवरॉन जानते हो, वोवरॉन भी तो होती है। तो एनाल्जेसिक का क्या मतलब हो गया, पेन किलर अगर हो गया। और इसी तरीके से एंटीहिस्टामिन का क्या मतलब होता है, तुम्हें बहुत जलन हो रही है तो वहाँ पर आप लोग सिल्वर सल्फाडाइजिन लगाते हो, बहुत कैसे कभी कभी घाव होता है तो आप कहते हो डॉक्टर से सर एंटीहिस्टामिन दे दो, जलन बहुत दर्द हो रहा है, कहते हो कि नहीं। तो एंटीहिस्टामिन का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में कहीं अगर फ्लेम निकल रहा है, वो बहुत पोर्शन बहुत हीटेड है, क्योंकि उसे जल्दी से हील होना है, तो पूरी बॉडी की एनर्जी वहीं आ गई है जिससे कि वो हील हो जाए। और वो उसमें पस क्यों निकलता है, क्योंकि वो WBC है, सारे WBC भी आ गए कीड़ों को मारने के लिए, हम सोचते हैं कि ये पस क्यों आ गया, वो उसको हील करने के लिए। समझ आ गई बात। तो एनाल्जेसिक का मतलब, एंटीहिस्टामिन का क्या मतलब है, तो हिस्टामिन का क्या मतलब होता है, ये जो फ्लेमिंग सेंसेशन, फ्लेम सेंसेशन। और अगर कोई कूलिंग ऑइंटमेंट है तो उसको क्या कहेंगे कि उसको अगर वो ठीक कर दे, जैसे हम ऐसी कोई चीज़ लगा दें कहीं पर, बर्नॉल, जलने पर बर्नॉल लगाएं, वो आता नहीं था ऐड पहले, तो उस तरीके से कुछ भी होता है, हिस्टामिन को ठीक कर दे। तो ज्वलनशील को, जलन को कम करने वाला। अब अगला देखो, ये तो कुछ है, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन हमें एंटीसेप्टिक बताना था तो इसलिए बताया। सेकंड देखो, इसका यूज कहा गया है कि जो भी सोडा वाटर या कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो क्या होते हैं, आर मिक्सचर ऑफ, बोलो अमन, किसका किसका मिक्सचर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, H2O। हाँ बोलिए, H2O का मिक्सचर होते हैं। अब अगर आपके पास सोडा वाटर है घर में तो ना आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, एक कोला ड्रिंक की बोतल ले लो, और लेमन तो होता है, तो कभी किसी को लेमोनेड चाहिए तो सोडा वाटर में लेमोनेड डाल करके और थोड़ा सा चीनी डाल दो तो वो लिम्का बन गया, कोला डाल दो तो कोक बन गया। सोडा वाटर में कुछ भी मिला के आप फ्लेवर बना सकते हो, तो वो जिसको जो जो चाहिए एक ही बोतल में काम चल जाएगा। तो दिस इज CO2 एंड वाटर, कार्बोनेट। तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इस तरीके से एयर खुद भी एक होमोजीनियस मिक्सचर कहा जा सकता है, जिसमें दो कंपोनेंट है। एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यूजफुल है, वो रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी में भी जाती है, उससे रस्टिंग होती है चीज़ों की, लेकिन नाइट्रोजन किसी काम में नहीं आती, वो बहुत इनर्ट है। नाइट्रोजन कितनी है, 78%। अब आगे देखो, सिर्फ मुझे तुम इतना बता दो, व्हाट डज इट मीन बाय कंसंट्रेशन, अमन। given amount of solute present in given amount of solution is known as concentration into unit mass per volume। मास बाई मास परसेंटेज में इसको हम करेंगे। अब देखो, दैट सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तनिष्का बोलो, तनिष्का नाम है कि कनिष्का, कनिष्का बोलो। So the solution, दिख गया, the solution in which more solute can be dissolved। जैसे तुमने एक चम्मच नमक मिला दिया पानी में और एक चम्मच और डालोगे तो क्या घुल जाएगा, इट कैन बी डिजॉल्व, दो चम्मच भी तो घुल सकता है। तो अगर एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट मिलाया जा सके उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। लेकिन एक ऐसा समय आएगा तुम अगर नमक डालते रहो, इतना नमक डाल दो फिर और नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठा ही रह जाएगा। सो द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, देन उसको क्या कहेंगे बताइए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved at given temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और सॉल्यूट तो कराई जा सकता है, लेकिन एक ही टेम्परेचर पर ये काम करो। तो एक चम्मच अगर आपने कोई
नमक डाल दिया है 1 गिलास पानी में, तो वो अनसेचुरेटेड है, उसमें भी और भी डाला जा सकता है। सो लाइक 5 ग्राम सॉल्ट मिक्स्ड इन 1 लीटर वाटर, तो ये किस तरीके का सोल्यूशन हुआ? या 100 ml वाटर, 100 ml का मतलब है 1 लीटर का 10वां हिस्सा, इतना बड़ा बीकर, आधा बीकर 100 ml है, ये 200 ml का बीकर है जो रखा है, जिसमें हम लोग टिंडाल इफेक्ट नहीं देख रहे थे। तो 100 ml में अगर 5 ग्राम है तो वो क्या हो गया बताइए? अनसेचुरेटेड। अभी और डाल सकते हो, मैक्सिमम कितना डाला जा सकता है 100 ml में? बोलो। अब देखो एक्सरसाइज देखने लग गई है, 34 उन्होंने देख के बताया। तो एक्सरसाइज में लिखा है कि प्रज्ञा ने क्या क्या किया, कितना नमक कितने पे घोला। तो एक्सरसाइज में ये चार्ट बना हुआ है कि कितना मिलाया जा सकता है, जरा हम भी देख लें। दिस इज द चार्ट इन विच इट हैज बीन गिवन कि कितना नमक मिलाया जा सकता है। जरा चेक तो करो कि सोडियम क्लोराइड कितना घोला जा सकता है, क्या 36? तो 36 और 100 ग्राम में, 100 ग्राम में देखो ऊपर सबसे लिखा गया 100 ग्राम, 100 ग्राम लिखा सबसे ऊपर, और 100 ग्राम में अब सोडियम क्लोराइड वाला चार्ट देखो तो 36 है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो क्या और भी ज़्यादा घोला जा सकता है? दूसरे में तो बहुत ज़्यादा घोला जा सकता है, 10 डिग्री बढ़ाने पे अचानक डबल हो गया, और बढ़ाया ट्रिपल हो गया, और बढ़ाया 5 गुना, और बढ़ाया 8 गुना, देख रहे हो? तो टेम्परेचर, हाँ अब देखो, तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो क्या सॉल्युबिलिटी चीनी के बढ़ती चली जाएगी? ये लोग चाशनी बनाने के गरम क्यों करते हैं बताओ? बंद करना होगा तो भी बता देना। अभी तो नहीं आया। हाँ ना, तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि 100 ग्राम पानी में अगर 5 ml पड़ा है तो वो कैसा हो गया। और रूम टेम्परेचर पर जरा उसमें देखो कि 29 रूम टेम्परेचर 25 डिग्री माना जाता है, और 25 डिग्री सेल्सियस में जरा 273 और ऐड करो तो कितना हुआ? 298 केल्विन हो गया। तो 298 केल्विन में कितना नमक घोला जा सकता है, चेक करके बताओ। 36 ही ग्राम है ना, तो रूम टेम्परेचर, यहाँ क्या लिख दो? एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर तो वो नीचे बैठ जाएगा 4 ग्राम एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि एक नमक को घोलने के लिए चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल चाहिए। तो अगर मान लो तो इसको घोल लिया है, तो आपको मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि Na और Cl जब टूटते हैं तो क्या एक Na+ बन जाता है, दूसरा क्या बनता है? Cl-। तो अब ये नहीं तो अगर फिर ये अचानक फिर मिल जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है ना। तो अब जैसे हम छुट्टी चले गए, मिल के बैठ गए, क्या भरोसा। लेकिन इनको कौन कहता है कि तुम्हें मिलने नहीं देंगे? पानी चारों तरफ कौन घिर गया इनके? एक Na को 6 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल घेरते हैं, और एक क्लोराइड आयन को, एक सोडियम आयन को 6 और उसको 8। तो अब जब इतने इतने इंगेज हो जाएंगे तो इसका मतलब है तुम ज़्यादा तो नहीं घोल पाओगे, थोड़ी देर बाद सारे वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे, तो तुम और घोलोगे तो क्या उनके लिए नए वाटर मॉलिक्यूल हैं? तो सब 36 के ग्राम जैसे ही घोल लोगे तुम्हारे सारे वाटर मॉलिक्यूल खत्म। अब वो अगर तुम डालोगे वो तुरंत मिल ही जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। घुलने में इनको अलग होना पड़ता है, फिर किससे घिरना पड़ता है? पानी से। तो इसलिए व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? The solution which a solute can dissolve in given temperature. थोड़ा कम ही रहेगा, बोलो दिशिता। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? Solution in which more solute can be dissolved at a given temperature. ये बात सही है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिशिता? Solution. बोलो। The solution in which no more solute can be dissolved. Yes. So the solution in which no more solute can be dissolved at given temperature is called, उसे क्या कहेंगे?
दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो इस बात को, सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलयन। The solution in which no more solute can be dissolved at given temperature. For example, 36 gram NaCl in 100 ग्राम वाटर, इससे ज्यादा तो घुल नहीं सकता। और कितने पे? एट रूम टेम्परेचर 25 माना जाता है, तो दैट इज रूम टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। वहां पर हमने देखो बदल दिया ना, 273 अगर जोड़ दो डिग्री सेल्सियस में तो वो केल्विन बदल जाता है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। श्रेया, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक एग्जांपल दो। Saturated solution, the amount of solution which नोएल बताओ। अक्षय, A solution in which no more solute can be dissolved is called saturated solution. एट ए गिवन At a टेम्परेचर। given temperature, saturated solution. Example: 36 gram NaCl in 100 gram water at 20 temperature. सही। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? solution in which unlimited amount. बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। इनको इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी की भी डेफिनेशन पता, तभी तो ये बता पाएंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be added in 100 gram solvent is known as solubility। अधिक से अधिक कितना मिलाया जा सके at a given temperature, वो उसको क्या कहते हैं? वो उसको उसकी solubility या विलेयता कहते हैं, कितना घुल सकता है। क्या लिखोगे? मैक्सिमम। उसी प्रक्रिया वाले क्वेश्चन में solubility वर्ड का भी यूज है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved कितने में? in 100 gram solvent is called। और कितने पर? क्या ये जो कितना हम मिला रहे हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है क्या? टेम्परेचर बढ़ा दोगे श्रेया तो सॉल्युबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? मान लो तुम चीनी मिला रही हो तो ठंडे पानी में ज्यादा चीनी मिला सकती हो कि गर्म पानी? तो बोलो किस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किस में चीनी ज्यादा मिल सके? गर्म, हॉट में। तो सॉल्युबल एज टेम्परेचर राइजेस, इस सेंटेंस को पूरा करो। As temperature rises, the solute dissolves more in solute. तो हाँ, एज टेम्परेचर राइजेस, Solubility. यही बात है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसकी विलेयता भी बढ़ती चली जाती है। सो एट गिवन टेम्परेचर if temperature is increased then if temperature, कनिष्का टेम्परेचर बढ़ाया गया, अभी सेंटेंस को पूरा करो। if temperature increases, the solubility is the solubility also increases. सही है। so if temperature increases solubility also increases। अब जरा देखें, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 20 डिग्री, मान लो 20 डिग्री रूम टेम्परेचर है, तो इसमें 273 और जोड़ दो तो कितना होता है? क्या 293? तो एट 20 डिग्री सेल्सियस क्या आप मुझे पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बता सकती हैं चार्ट देखकर? Sir, 30? 25. 35. So at 20 degree Celsius solubility of potassium chloride कितनी है?
is 35 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। तो यहाँ सॉल्वेंट लिख दिएगा, सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। श्रेया इस सेंटेंस को पूरा करो, यही टेम्परेचर है। At 293 Kelvin, Kelvin, हाँ बोलो। the temperature will be 36. बताती नहीं हो, बोलो देविका क्या लिखे हैं। सॉल्युबिलिटी कितनी होगी सोडियम क्लोराइड की? 36 ग्राम पर, 100 grams. हाँ, हर 100 ग्राम पानी में कितना मिला सकते हो, कितना मिला सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, नमन, आप मुझे बताइए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, अमोनिया से बना है, अमोनिया में Cl डाल दिया तो अमोनियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl। पोटेशियम तो K होता है ना, तो इसकी बताओ, देख के उसी चार्ट से देख के बताओ ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी, 1 मिनट रुको। 37, so 37 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। और इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट की भी बता दो। पोटेशियम नाइट्रेट, चंदन पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला बताओ। चंदन चाय पीने चले गए। KNO3, ठीक है। सो उसकी सॉल्युबिलिटी की कितनी है बताओ, आप बताओ दिशिता। पोटेशियम नाइट्रेट की सबसे पहले नंबर पे है 32 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। अब जरा देखो, इफ क्वेश्चन दिया जा रहा है 20 ग्राम सुगर इज मिक्स्ड इन वाटर टू मेक 100 ग्राम syrup, find its concentration in, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता ज्ञात करिए इन मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 20 ग्राम sugar is dissolved in 100 gram water to make sugar syrup बना लिया गया है। Find mass by mass percentage of sugar of solution, mass by mass percentage of sugar। ना हमें मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला पता है, तो एक बार मैं करवा देता हूँ दोनों सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 ग्राम शुगर को मिक्स किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नोएल मास बाय मास परसेंटेज का क्या फार्मूला है? ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसमें वैल्यू फिट करो। नोएल सोल्यूट क्या है?
तो सल्यूट तो शुगर हुई, तो 20 ग्राम शुगर रख दिया। 1 उतना में मालूम नहीं, दिव्या बताओ। 100 ग्राम सोल्यूशन कितना है, तो 100 ग्राम ही तो सोल्यूशन है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जब यहाँ वाटर दिया, यहाँ सॉल्वेंट दिया, तब जोड़ना। अभी तो सोल्यूशन ही बना दिया 100 ग्राम। 120 नहीं है, ये 100 ग्राम सिरप बन गया है। इसका मतलब है अगर 100 ग्राम सिरप है और उसमें 20 ग्राम शुगर है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, 80 ग्राम। लेकिन उसका फार्मूले में यूज ही नहीं है, तो हमें क्या लेना देना, बस जानकारी अपने लिए रखें। 100 ग्राम तो बन गया ना सोल्यूशन, तो थोड़ा हमने नींबू पानी डाला, थोड़ा कोला डाला, थोड़ा हमारा बन गया। तो उसमें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन टोटल कितना बना, 100 ग्राम। तो बस हमें 100 ग्राम लिख देना है कि अगर आपने उसमें इतना डाला कोला, तो फिर से जोड़ोगे क्या, फिर से तो नहीं जोड़ोगे, वो जो बन गया सोल्यूशन वही है। तो उतने में इतना, तो हमें 100 में निकालना है। तो इस तरीके से दिस बाई दिस इनटू 100, तो ये दोनों कट गए और ग्राम से ग्राम कटा, तो कितना आ गया, 20%। सेकंड क्वेश्चन फिर से निकालो, मास बाई मास परसेंट, इट इज इक्वल्स टू मास बाई मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देविका बता सकती हो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 120। सो मास ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सही है। सॉल्वेंट। तो मास, जैसा कि चंदन ने बताया, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इनकी जगह देविका क्या क्या रखें, हाँ सॉल्वेंट बताओ ना, सॉल्वेंट वाटर है कि नहीं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया गया वो क्या चीज़ है। तो मान लीजिए कि वाटर है और वाटर में आपने कितनी चीनी डाल दी, 20 ग्राम चीनी डाल दी। तो अगर वाटर इतना है 100 ग्राम और ये कितना है 20 ग्राम, तो कितने ग्राम बन जाएगा, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मिल गया 120 ग्राम बन गया। तो अब इसमें फार्मूले में तनिष्का, हम तो नाम तनिष्क वंश से है आप। अब बताओ इसमें क्या क्या रखें, मास ऑफ सोल्यूट में 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन में 120 ग्राम एंड सही है। तो ग्राम ग्राम कट गया, 0 से 1 0 कट गया। अब जरा देखो 1 आ गया और ये 6 आ गया। अब 100/6 कितना होता है, 6 से डिवाइड करो। वैसे तो इसे 50/3 भी कह सकते हैं, और 3 से 50 में करो, 16.6 बार। 16.6 बार। 50 में तो 16.6 बार परसेंटेज। यहाँ लिख दिया जाता है वेट बाई वेट, क्या लिख देते हैं, वेट बाई वेट। अब देखिए नाउ एक क्वेश्चन और आपकी बुक में दिया है इसी तरीके का, तो उसको हम करते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3। पेज अब नई बुक का क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस सर। तो इंटेक्स्ट 18 पेज है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 18। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी हमें जितना मिलाना था, सैचुरेशन आप देखते हैं 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी होती है, तो 100 ग्राम में लिखाया गया। तो हमने 36 ग्राम सोडियम घोला है, कितने में, 36 ग्राम। सोडियम इज डिसॉल्व, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व। इतना ही मैक्सिमम हो भी सकता है रूम टेम्परेचर पर। इन 100 ग्राम वाटर एट 293 केल्विन। अभी थोड़ी देर पहले बात सिखाई थी कि नहीं, ये 20 डिग्री पे 30 इतना ही हो सकता है। तो इन 100 ग्राम वाटर एट 293 केल्विन, यही इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है।
अच्छा, अब वो कह रहा है मास बाई मास परसेंटेज निकालो। तो मास बाई मास परसेंटेज हमें निकालना है। तो अब मुझे बताइए दिशिता, मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला। mass of solute upon mass of solvent मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ, mass of solute अरे तुम तो जादू कर देती हो, तुम जादूगर हो क्या? इनटू 100। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताओ वैल्यू क्या क्या रखें दिशिता? sir 36 upon 100 बहुत अच्छा नोएल 136, क्योंकि ये सॉल्वेंट बोल भी नहीं, रख भी नहीं है, यानी अपने वादे पे कायम है। ऐसे लोग ही नए फार्मूले बनाते हैं, ऐसे हम लोग जैसे लोग नहीं बना सकते। उन्होंने सॉल्वेंट बोला भी और सॉल्वेंट ही रखा है, बड़ी बात की नहीं। तो हमें किसका रखना है? सोल्यूशन। तो दोनों का मास ऐड करोगे तभी तो सोल्यूशन बनेगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन का क्या फार्मूला है? देखो, तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ वाटर है। दिशिता यहाँ क्या क्या रखे बताओ? sir 36 plus 100 प्लस 100 ग्राम, तो कितना हो गया? 136 अब बोलो यहाँ क्या रखें? 136 ग्राम और इंटू 100, ये जी से जी कट गया। अब इसको आप 4 से काटो, 4 9 इज 36 और 4 3 जा 12 और 4 4 जा, अब ये नहीं कटेगा तो 9 किसी से नहीं कटेगा, 900 हुआ। इन दोनों को भी काट सकते हो, काटो। तो ये 50 हो गया और ये कितना हो गया? 17, 2 से कट कर दिया। अब 9 5 जा 450 बाई 17 से जरा 450 को डिवाइड करो, 34 आया और 17 6 जा कितना होता है? तो फिर 8 बच गया तो डेसिमल लगाओ। 17 4 जा कितना होता है? 68 और 17 7 जा, तो इसलिए ये कितना हो गया? 26.47% वेट बाई वेट। तो आपको क्या क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 1 2 करना है, ये एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर, ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ, नोट करो। ये तो हटा दें, वो वाला हो गया ना। बता देना जब नोट कर देना, फिर मिटा देंगे। हो गया, चलो। तीन क्वेश्चन करो, 1 2 and 3।
The change during which no new substance is formed is called physical change. जैसे आपने पेपर को क्रश कर दिया, पनीर को काट दिया, तो कोई नया चीज तो बन नहीं गया. सो फिजिकल चेंज का क्या मतलब है? The change during which no new substance is formed. कोई नई चीज नहीं बनती है तो उसको क्या कहते हैं? सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. और ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. अगर आपने बर्फ को पानी बनाया है तो आप उसे जमा के क्या कर सकते हो? बोलो, क्या वापस बर्फ बना सकते हो? तो इस तरीके से ये चेंज फिजिकल है. इसे इधर से उधर भी कर सकते हो और उधर से इधर भी कर सकते हैं. सो सच चेंजेस आर फिजिकल चेंज. सो सच चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर. जैसे चेक करो, सच चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर. अगर आपने कढ़ाई में घी पिघला लिया है तो क्या उसे जमाया भी जा सकता है? सो मेल्टिंग ऑफ घी भी कर सकते हो, या कटिंग ऑफ पनीर पीसेस, कटिंग ऑफ पनीर. इसी तरीके से कटिंग ऑफ पेपर. अगर आपने पेपर कट कर लिया तो क्या उससे पेपर की प्रॉपर्टी बदल जाएगी? कुछ बदलेगा नहीं. However, it cannot be glued again. वही चीज नहीं बनेगी. लेकिन क्या नया सब्सटेंस कोई बन गया? पेपर के काट देने से क्या नया बन गया? तो अगर जला दो तो जलने पे नया बन गया, कार्बन बन गया. लेकिन अभी काटने से तो कुछ नया नहीं बना. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा होगा? बोलो. मेल्टिंग ऑफ आइस. कटिंग ऑफ वेजिटेबल. कटिंग ऑफ वेजिटेबल. ये तो हो गया फिजिकल चेंज. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो केमिकल चेंजेस हैं. जैसे कि द चेंज in which new substance is formed. New substance is formed. Such changes are irreversible. अगर कोई कहे कि हमने पेपर जला दिया फिर से पेपर बना दो तो ऐसा नहीं हो सकता. ये irreversible, अनुत्क्रमणीय है. ये उत्क्रमणीय है, रिवर्स किया जा सकता है और इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता. मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप आइस से चाहें तो वाटर बना लें और वाटर से फिर चाहें तो क्या बना लें? ऐसा अगर आप आइस से वाटर बनाना चाहते हैं तो आप हीट करें, और वाटर से आइस बनाना चाहते हैं तो क्या कर दें? कूल कर दें. तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि कभी भी आइस से पानी बना लो और पानी से आइस बना लो, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर को फिर से वापस नहीं किया जा सकता. तो एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर. क्या जो हमने खाना खाया और डाइजेस्ट हो गया, वो डाइजेशन ऑफ फूड किस तरीके का चेंज है? केमिकल चेंज. तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट गया तो डाइजेशन ऑफ फूड हो सकता है. अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? ये केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स अलग है और बर्निंग ऑफ वैक्स अलग है, क्योंकि वो बर्न होकर के फिर कुछ CO2 बन जाएगा. तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिर उसे लाया नहीं जा सकता, वो CO2 बन गया, ऑफ कैंडल हो गया. ठीक है. ऐसे ही रॉटिंग ऑफ फ्रूट. मान लो जैसे एप्पल सड़ जाए तो वो कैसा चेंज है? ये भी सही है. रॉटिंग ऑफ फ्रूट, रस्टिंग ऑफ आयरन. इस तरीके के सारे चेंजेस किस कैटेगरी में आएंगे? केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज है.
अच्छा अब जरा देखो कि एक इसके लिए प्रैक्टिकल आपकी बुक में दिया है। हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे कि सल्फर है और आयरन पाउडर है। तो आयरन और सल्फर को अगर हमने मिला दिया तो ये आयरन है, और फिर मैग्नेट से अगर मैंने इसमें चिपकाना चाहा तो क्या आयरन ऊपर आ जाएगा? तो आयरन और सल्फर हमने मिक्स कर दिया तो इनमें कुछ बदलाव तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको क्रूसिबल में या चाइना डिश में रखूं, इसमें मान लीजिए, तो इसमें रख दूं और फिर गर्म करूं इसके ऊपर, तो ऐसा करने पर क्या होगा? देयर विल बी समथिंग न्यू इज फॉर्म। वो क्या चीज होगी? लैंप में अगर ऐसा मैं करता हूं देन समथिंग न्यू इज फॉर्म, तो वो क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। अगर हॉट किया जाए, अभी हम वीडियो देखेंगे, करना होगा तो कर भी लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इफ आयरन पाउडर एंड सल्फर येलो कलर का है, इज मिक्स्ड, देन इट इज, दोनों के पार्टिकल दिखेंगे, येलो भी दिखेगा काला भी दिखेगा। इट इज फिजिकल चेंज। अब ऐसे में अगर मान लो तुमने इस कटोरी में रख दिया दोनों चीज, तो ये पाउडर इसमें पड़ा हुआ है जिसमें आयरन और प्लस सल्फर है। क्या आयरन को Fe कहते हैं और सल्फर को, अगर इसके पास तुम मैग्नेट ले आओगे तो बोलो क्या इसमें इसके आयरन के पार्टिकल धीरे धीरे इसमें चिपकने लगेंगे और सल्फर रह जाएंगे। इससे पता चलेगा कि इनमें कोई नया रिएक्शन नहीं हुआ। सो इट इज ए फिजिकल चेंज, जस्ट मिक्सिंग। नाउ हीट इट ओवर फ्लेम। अब इसको क्या करो? नाउ हीट इट ओवर फ्लेम। द कंप्लीट सब्सटेंस टर्न्स ब्लैक। ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। एंड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। वो अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। एंड फ्लेम पर करने पे नाउ बोथ रिएक्ट विद ईच अदर। बोथ, और उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा। रिएक्ट विद ईच अदर एंड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। आयरन सल्फाइड का कलर क्या होगा? सल्फाइड इज फॉर्म। इट इज न्यू सब्सटेंस। ये न्यू सब्सटेंस बन गया। तो अब ये कौन सा चेंज हो गया? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो अब ये FeS बन गया। वो Fe+S था, वो रिएक्ट कभी किया ही नहीं, अलग अलग पड़े थे। मैग्नेट से तुमने फिर से अलग कर दिया। ये खेल कर रहे हो, फिर मिला दे रहे हो, फिर अलग कर दे रहे हो, तो खेल हो गया। यहाँ आप नहीं वापस ला सकते। अब इसमें अगर तुमने कर दिया, एंड इन दिस केस आफ्टर मिक्सिंग, और अब इसके ऊपर तुम मैग्नेट लाओगे तो ये पूरा काला पड़ गया है। और काला पड़ने के बाद ये मैग्नेट पे चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि अब आयरन इसमें बचा ही नहीं कहीं। तो इसमें लिए ले जाओगे तो नो अट्रैक्शन, कुछ अट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से FeS बन गया। इसके बाद एक और बात बताई गई, अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, तो मतलब उसमें एक्टिविटी 2 दी गई है बुक में, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बाद। तो एक एक्टिविटी 1 है और एक एक्टिविटी 2, तो हम एक्टिविटी 2 पढ़ा रहे हैं आपको। तो अब इसी में ऐड HCl इन इट। देखो पेज देखा आपने एक्टिविटी 2 का कि नहीं? ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। मेरे पास पुरानी बुक है, लेकिन फिर भी नई बुक में भी दिया है, ये दिया है। ये देखो न्यू आंसर, जब ये न्यू आंसर पढ़ो, इसी का ठीक नीचे दिया है, दिख रहा है कि नहीं? एक्टिविटी 1 2 करके दिया है। तो बोलो HCl इसमें जोड़ो FeS में, तो क्या होगा? FeS में HCl जोड़ने पर H2S बन जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। HCl के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो ये H2S गैस बन जाएगी, H2S, और जो Fe है वो 2 Cl भी होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? FeCl2। ये क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड। H2S की सड़े अंडे जैसी महक आएगी, रॉटन एग। ये बुक में लिखा है कि विच काइंड ऑफ स्मेल। अब आप इसमें क्या चीज ऐड करने जा रहे हो? बोलो क्या? HCl। तो इसमें HCl ऐड करो। ये क्या है? तो इसमें से जो गैस आएगी उसमें बहुत बदबूदार गैस आएगी, और वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी। तो ये गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे भी पता चल जाता है
तो इसकी स्मेल कैसी होगी? रॉटन एग स्मेल। तो ये देखो स्मेल कैसी होगी। तो ये केमिकल चेंज है। और इसमें HCl ऐड करोगे कुछ नहीं होगा, वो रिएक्शन ही नहीं करेगी और यहाँ कर जाएगी। क्या क्या काम किया है नोएल बताओ? सबसे पहले किन दोनों चीजों को गर्म किया, फिर उससे क्या बना? बहुत अच्छा। फिर उसमें क्या डाला? फिर क्या बना? वो तो कंपाउंड था, उसी में HCl है। एक HCl एक तरीके का तेजाब होता है। HCl क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड बना। क्या मिलाने से क्या बना बोलो? HCl हाइड्रोजन। उसकी स्मेल कैसी थी? तो ये एक केमिकल चेंज, इतना ही रखो। सर कांच कैसे बन गया? कांच रेत में थोड़ा सा मेटल डाल दो कांच में, एल्यूमिनियम और मेटल, और अलग अलग मेटल डालोगे अलग अलग कलर के कांच है। तो सबसे पहले कांच बनाने की कला राजस्थानियों पर, क्योंकि यहाँ रेत हो। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स, तो मैं बता दूंगा अगली क्लास।